हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे घटना चक्र ज्योग्राफी का पूर्वावलोकन है। 2024 का न्यू बुक है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इससे पहले भारत का भूगोल पूरा जितनी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैंने अपलोड कर दिया है। और अभी विश्व का भूगोल चल रहा है जिसमें ब्रह्मांड हो चुके हैं और पृथ्वी हो चुकी है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट टॉपिक है भूकंप, चट्टान, ये सब सारे टॉपिक हो गए जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो आप कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। भूकंप। भूकंप की घटना प्रायः धरातल के नीचे घटित होता है। तो कहाँ भूकंप आता है फ्रेंड्स? तो धरातल के नीचे, मतलब पृथ्वी के जमीन के नीचे होता है। परंतु प्रत्येक भूकंप समान गहराई पर उत्पन्न नहीं होता है। जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उस स्थान को भूकंप का उत्पत्ति केंद्र कहते हैं। तो जहाँ पे भूकंप होता है वहाँ पे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो भूकंप का उत्पत्ति केंद्र अथवा भूकंप मूल कहते हैं। इसे अवकेंद्रन भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे भूकंप निकलते हैं वहाँ पे अवकेंद्रन कहते हैं। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होते हैं उसे अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों का महसूस किया जाता है। भूकंप अधिकेंद्र सदैव भूकंप मूल के ठीक ऊपर समकोण बनाता है। ठीक है, समकोण बनाता है। और जब भूकंप मूल से भूकंप प्रारंभ होता है तो इस केंद्र में से भूकंपीय लहरें उठने लगती हैं तथा सर्वप्रथम ये भूकंप अधिकेंद्रन पर पहुंचती है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल में ही आते हैं। दशाओं के आधार पर भूकंपीय तरंगों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, प्राथमिक भाग कौन सा है? तो प्राथमिक अथवा प्रधान तरंगे, जिसमें प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगे साउंड वेव से समान होती है। ठीक है, प्राथमिक तरंगे किसको बोलते हैं? तो प्राथमिक पी वेव को बोलते हैं, वेव पी को बोलते हैं, जिसमें प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगे साउंड वेव के समान होती है। इसे अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। तो प्राथमिक तरंगे को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ये तरंगे सबसे अधिक तीव्र होती है। और तो प्राथमिक तरंगे क्या होती है? तो सबसे अधिक तेज होता है, तीव्र होता है, और उसको अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। इनकी तीव्रता इसके मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों की सघनता पर निर्भर करती है। प्राथमिक तरंगे पृथ्वी के प्रत्येक भाग में यात्रा करती है। तो ये भी एग्जाम में आता है फ्रेंड्स कि प्राथमिक तरंगे कहाँ जाते हैं? तो प्राथमिक तरंगे पृथ्वी के प्रत्येक भाग में यात्रा करती है। चूँकि इनकी गति सबसे अधिक होती है अतः ये सबसे पहले धरातल पे पहुंचती है। ये गैस तरल और ठोस तीनों प्रकार से गुजरती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्राथमिक तरंगे किस किस से गुजरती है? तो गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकार से। भूकंपीय छाया देख लीजिए फ्रेंड, ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, और भूकंप छाया क्षेत्र, तो इसमें क्या है कि भूकंप लेखी यंत्र सिस्मोग्राफी, या एग्जाम में पहले पूछ लेंगे कि भूकंप सिस्मोग्राफी से क्या नापा जाता है? तो भूकंप लेखी यंत्र सिस्मोग्राफी पर दूरस्थ स्थान पे आने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती है। तो तरंगे अभिलेखित होती है, रिकॉर्ड होती है। हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्र जो भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होती हैं, क्योंकि एक जैसा सेम भूकंप नहीं आता है फ्रेंड्स। और इसमें है पी व एस तरंगे का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है, जो आपको ग्राफ में था। यह देखा जाता है कि भूकंप अधिकेंद्र से 104 डिग्री के भीतर भी किसी भी दूरी पर ए, पी व एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखित करते हैं। ठीक है, भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 140 डिग्री के पश्चात केवल पी तरंगे को ही दर्ज करते हैं और एस तरंगों अभिलेखित नहीं होती हैं। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 104 और 140 के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों का छाया क्षेत्र है। तो कौन सा छाया क्षेत्र है फ्रेंड? तो यहाँ ध्यान रखेंगे 104 से 140 के बीच में। 104
104 की पश्चात पूरे क्षेत्र में एस तरंगे नहीं पहुंचती हैं। एस तरंगे का छाया क्षेत्र पी तरंगे के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होती है। ठीक है, भूकंप अधिकेंद्र के 104 से 140 तक पी तरंगे का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों ओर प्रतीत होते हैं। एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है बल्कि यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक में फैला है। अब द्वितीय तरंग के बारे में देख लेते हैं। तो द्वितीय तरंग या गौण तरंग बोलते हैं, सेकेंडरी वेव, एस से उसको डिनोट किया जाता है। ये तरंगे जल तरंगे, वाटर रिप्लाइल्स या प्रकाश तरंगे के समान होती हैं। इन्हें आड़ी अर्थात अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। ये इसे आड़ी तरंग या अनुप्रस्थ तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें अणुओं की गति तरंग के समकोण की दिशा के आर पार पर होती है। ये तरंगे प्राथमिक तरंगों के बाद प्रकट होती है। तो सबसे पहले प्राथमिक तरंगे आती है, जो कि उसके बाद क्या होता है, तो ये उसके बाद ये तरंगे आती है द्वितीय तरंग। इनकी गति प्राथमिक तरंग की अपेक्षा कम होती है। ये तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरते। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो प्राथमिक तरंग थे जो तरल, ठोस और गैस तीनों में हो जाते थे, जबकि द्वितीय तरंग में तरल में नहीं जाते हैं। ठीक है, द्वितीय तरंग में तरल पदार्थ से नहीं गुजरता है। यही कारण है कि द्वितीय तरंग सागरीय भागों में पहुंचने पर लुप्त हो जाती है। अब धरातलीय तरंग क्या है, सरफेस वेव क्या है फ्रेंड्स, तो ये देख लेते हैं। धरातलीय तरंग अन्य दो तरंगों की अपेक्षा कम वेगवान होती है तथा इसका भ्रमण पथ पृथ्वी का धरातलीय भाग ही होता है। ये लहरें पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर अधिकेंद्र पे पहुंचती है। अतः पी और एस तरंगे की अपेक्षा अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। धरातलीय तरंगे को लंबी तरंगे कहा जाता है क्योंकि इनका भ्रमण अधिक समय के लिए होता है और ये सर्वाधिक दूरी तय करता है। इसी कारण धरातलीय तरंगे अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या देखा था, अभी देख रहे थे धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, तो धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। धरातलीय तरंगे के दो रूप माने जाते हैं। पहला कौन है, लव तरंगे और रेलिहा तरंगे। इन दोनों में लव तरंगे की गति सर्वाधिक होती है। भूकंपीय का परिणाम विमुक्त ऊर्जा एनर्जी रिलीज्ड की सूचक होती है। भूकंप के परिणाम का मापक रिएक्टर स्केल पर किया जाता है एवं तीव्रता का माप संशोधित मार्ग के लिए होता है। ठीक है, स्केल पे किया जाता है। रिएक्टर स्केल का आविष्कार कब हुआ था फ्रेंड्स, तो रिएक्टर स्केल का आविष्कार 1935 में चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था। रिएक्टर तीव्रता लघुकरणीय पैमाने पर आधारित होती है जिसका आधार 10 अंक होता है। प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ का पर 10 गुना आयाम की वृद्धि को प्रदर्शित करता है, जबकि प्रत्येक अंक पर ऊर्जा लगभग 32 गुना मुक्त होती है। एक अंक परिमाण की भूकंपीय तरंगे 6 औंस TNT ऊर्जा मुक्त करती है। सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने एवं उसे रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। सिस्मोमीटर सिस्मोग्राफ का आंतरिक भाग होता है। तो सिस्मोमीटर क्या होता है, सिस्मोग्राफ का आंतरिक भाग होता है जो एक लोलक मतलब पेंडुलम या फिर स्प्रिंग पर चढ़ा हुआ होता है। चढ़ा हुआ भार हो सकता है। हालांकि सामान्य इससे सिस्मोग्राफ के समानार्थी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ उपकरण की विशिष्ट स्थान पर भूकंपीय रिकॉर्ड है। अतः सिस्मोग्राफ आमतौर पर एक इकाई के रूप में सिस्मोमीटर और इसके रिकॉर्डिंग डिवाइस को संदर्भित करता है। सुनामी शब्द भाषा है। सुनामी शब्द जापानी भाषा है। तो ध्यान दीजिएगा, सुनामी कौन सी भाषा है फ्रेंड, तो जापानी भाषा से संबंधित है। टिशु का अर्थ बंदरगाह होता है। ठीक है, तथा नामी का अर्थ क्या होता है, तरंग होता है। सुनामी भूकंप ज्वालामुखी क्रिया एवं भ्रंश के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र में उठने वाली तरंग होता है जो ऊंची उठती लहरों के साथ तटीय क्षेत्र को भारी हानि पहुंचाता है। तो 11 मार्च 1911 को जापान में आए भीषण टोहोकू भूकंप के फलस्वरूप उत्पन्न विध्वंसकारी सुनामी से फुकुशिमा शहर गहन रूप से प्रभावित हुआ था।
इस त्रासदी से वहां स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र भी क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे वहां नाभिकीय विकिरण की उत्पन्न हो गया था। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्राय प्रभावित क्षेत्र है। इस पेटी में संपूर्ण विश्व के लगभग 90% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। यहाँ भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं हैं। कौन कौन है? तो सागर तथा स्थल भागों से मिलने वाले बिंदु, नवीन मोड़दार पर्वत क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र एवं विनाशी प्लेट सीमाओं का अभिसरण। इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड भूकंप के विस्तृत क्षेत्र में आते हैं। भूकंप भारतीय उपमहाद्वीपों का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका प्रमुख कारण प्लेटों के सीमांत पर इसकी अवस्थिति। यह क्षेत्र भारतीय प्लेट एवं यूरेशिया प्लेट का विसरण क्षेत्र है। भारत का भूकंप क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी का विस्तार केप वर्डे द्वीप से प्रारंभ होता है तथा पुर्तगाल से होते हुए भूमध्य सागर, आल्प्स और भूकंपों को सम्मिलित करते हुए एशिया माइनर तक पहुंच जाता है। आगे हिमालय क्षेत्र के होते हुए म्यांमार के सहारे दक्षिण की ओर जाता है तथा अंत में द्वीप समूहों में जाकर प्रशांत महासागर भूकंप क्षेत्र में मिल जाता है। मध्य अटलांटिक कटक में स्पिट्सबर्जन एवं आइसलैंड से लेके बेवोटो द्वीप दक्षिण तक विस्तृत है। यह प्लेट का अपसरण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम देख लेते हैं इस पे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है ये आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा और आपको भी काफ़ी हेल्प होगा इससे। तो निम्न कथनों पर आधार पर सही विकल्प कौन सा है, तो वो देखना है। तो कथन है प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत 1967 में H.H. हैस ने दिया था। और दूसरा है कारण क्या है, तो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत समुद्र तल के विस्तारण सिद्धांत पर आधारित है। तो सत्य कथन पूछ रहा है तो बी सही है, जबकि आर क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। देख लीजिए छत्तीसगढ़ PCS 2021 में पूछा हुआ है। तो प्लेट विवर्तनी की अवधारणा का सिद्धांत 1960 में हुआ था। यहाँ पे डेट क्या दिया था फ्रेंड्स, 1967 दिया था, जबकि 1960 में प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के विकास में विल्सन, मॉर्गन, पार्कर, मैकेंजी, हेनरी हेस आदि विद्वानों ने योगदान दिया था। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो भूकंप के समय PS और L होता है। ठीक है, नेक्स्ट P मतलब हो गया प्राइमरी, S मतलब सेकेंडरी और सेकेंडरी धरातल हो गया, और धरातल और लास्ट में धरातल सरफेस वेव हो गया है। नेक्स्ट है भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो पहला है एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र में से सर्वाधिक भिन्न होते हैं। तो और दूसरा लिखा हुआ भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्रन से 105 के बाहर किसी भी दूरी पर P या S दोनों तरंगों का अभिलेखन करती है। तो इसमें बी आंसर हो, एक सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि यहाँ 104 से 140 तक था। ठीक है, तो बी आंसर हो गया। नेक्स्ट है रिंग ऑफ फायर का संबंध है। तो रिंग ऑफ फायर किससे संबंध है, तो भूकंप से, ज्वालामुखी से और प्रशांत महासागर से। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर इसके आंसर हो जाएंगे ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिएक्टर स्केल एक लघुकरणीय लॉगरिथम मापक्रम है तथा इसके फलस्वरूप मात्रक में 1 की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करती है। और दूसरा है रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्व पूर्णांक पठन के ऊर्जा का 100 गुना होता है। तो ये गलत है, एक आंसर सही ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें कौन सा सही है वो देखना है फ्रेंड्स। तो इसमें देख लेते हैं, भूकंप की तीव्रता को मार्केसीय स्केल पे नापा जाता है। तो अभी हमने देखा था डिस्क्रिप्शन में, भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है, तो ये भी सही है। और भूकंप में मैग्नीट्यूड भूकंपीय तरंगों के आयाम के सीधा मापने का आधारित है। तो ये आंसर हो जाएगा, तीनों सही है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए। तो किसे नापने के लिए? तो भूमि की तीव्रता नापने के लिए रिएक्टर पैमाने का यूज किया जाता है फ्रेंड्स। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप तीव्रता का मापन किया जाता है किससे किया जाता है? तो रिएक्टर पैमाने पे। सिस्मोमीटर मापता है। तो सिस्मोमीटर क्या मापता है फ्रेंड्स? तो भूकंप को सिस्मोमीटर द्वारा मापा जाता है। निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों का माप के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो अभी हमने डिस्क्रिप्शन में देख लिया था कि सुनामी क्या जापान से संबंधित है। और वर्ष 2004 में हिंद महासागर भूकंपीय तथा उनसे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी, वर्तमान अनुमान के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों को अधिकतर 50 लाख से अधिक लोगों की मौत की घाट उतार दिया था। तो ये गलत है। जबकि क्या क्या सही है 2004 के बारे में है फ्रेंड्स। तो ये करंट का क्वेश्चन था, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं उसको वापस हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आप पूछेंगे नहीं। जापान के किस शहर ने हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया है? 2010 में ये क्वेश्चन पूछा है तो फुकुशिमा में। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीपों का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशीलता है, जिसका कारण क्या है? तो प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वाधिक रिकॉर्ड किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड करता है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो अधिकेंद्र कहते हैं। कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? तो ये मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में पाया जाता है। इससे पहले ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है और ये 63 बीपीएससी 2017 में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे महाद्वीपीय के बारे में। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता दीजिए, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। और क्या ऐड करना है वो भी मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।